चय सुन नहीं पाएंगे। तो सभी मित्रों से निवेदन है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे। उन्हें हम प्रारंभ करते हैं। परम आदरणीय हमारी संरक्षक, अभिभावक, हमारी प्राचार्य डॉक्टर प्रमिला कुमार जी का, आज के इस काव्य पाठ के अध्यक्ष प्रोफेसर भरत प्रसाद जी का, इस कार्यक्रम में जुड़े सभी कवि वृंदों का, कवित्रियों का हार्दिक अभिनंदन है। और इसमें गार्गी कॉलेज के बहुत सारे शिक्षक भी जुड़े हैं, उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन है। बहुत सारे नए वर्तमान में जो विद्यार्थी हैं वो भी जुड़े हैं, और बहुत सारे हमारे भूतपूर्व छात्र छात्राएं भी जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम में। तो आजादी के इस 74वें पावन पर्व पर सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस कार्यक्रम में हम किसी विशेष विषय पर काव्य पाठ नहीं सुनेंगे, अपितु जो भी कवियों की अपनी रुचि होगी वो उस पर अपना काव्य पाठ सुनाएंगे। तो गार्गी कॉलेज के बैनर तले वर्चुअल विश्वव्यापी डिजिटल प्रांगण में आप सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विशेष रूप से हिंदी विभाग की ओर से आप सभी आमंत्रित कवियों, कवित्रियों तथा सभी सहृदय श्रोताओं, जिनमें हमारी प्राचार्य डॉक्टर प्रमिला कुमार मैम तथा हमारे कई शिक्षक मित्र भी जुड़े हुए हैं, आप सबका बारंबार अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं ज्यादा विलंब न करते हुए अपनी प्राचार्य मैम से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम का विधिवत आप प्रारंभ करें, श्री गणेश करें, और आप हमें मार्गदर्शित करें कि कैसे हम आगे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज करते रहें और गार्गी कॉलेज के लिए और अपने विद्यार्थियों के लिए किस तरह से सकारात्मक रूप से अपनी योजनाओं को विस्तार देते रहें। मैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर प्रमिला कुमार मैम से निवेदन करता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण, कवि और कवियत्री, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर श्रीनिवास त्यागी जी तथा अन्य उपस्थित अतिथिगण, छात्र और छात्राओं, सबको मेरा स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ पर हृदय से नमन। मैं उन सबका अभिनंदन करती हूँ। हम लोगों को ये आज़ादी 1947 में मिली। आज़ादी हमें मिली अंग्रेज़ों से, लेकिन क्या सच में हम आज़ाद हुए? क्या हम अपनी रूढ़िवादी सोच से आज़ाद हुए? क्या हम अपनी जात पात के भेद से आज़ाद हुए? ये हमें सबको सोचना होगा। संविधान हमारा लागू हुआ 1950 में, जिसके तहत हमको अपना देश चलाना था। क्या हम उसके प्रति सावधान हैं कि जो हमारे मन में आता है वही करते हैं? हम लोगों को संविधान के अनुसार अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, तो क्या हम उस अभिव्यक्ति की आज़ादी को ठीक से निभा रहे हैं, या हम अभिव्यक्ति की आड़ में देशद्रोह और गाली गलौज कर रहे हैं? कहीं पर कुछ कह रहे हैं, कहीं पर कुछ कह रहे हैं, और हम रोज नारा लगाते हैं आज़ादी आज़ादी। हमें किससे आज़ादी चाहिए? क्या हमें इसका ज्ञान है? ये सब चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। और आज हमें 74 साल हो गए ये सब देखते देखते। और ये हिंदी विभाग की तरफ से बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, जिसके तहत इन्होंने काव्य सम्मेलन का पाठ रखा। जब हम कविता करते हैं तो उसमें हमारा बौद्धिक विकास भी होता है और उसमें सृजनात्मकता भी होती है। यानी कि जब हम अपने मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों का प्रयोग करते हैं, एक भाग हमारा बौद्धिक विकास को प्रेरित करता है और दूसरा भाग जो है वो हमारा सृजनात्मक भाग को दर्शाता है। और जब हम एक कविता लिखते हैं तो हम उन दोनों भागों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। और जब हम इस तरह से अपने मस्तिष्क का विकास करते हैं
कविता के माध्यम से, तो मनोरंजन तो होता ही है, साथ में बहुत प्रेरणा भी मिलती है। और उसके साथ साथ जो बहुमुखी विकास हमारे मस्तिष्क का होता है, उसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं होगा। अभी बहुत से कवि बैठे हैं यहाँ पर जिनकी बात सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं, इसलिए मैं बहुत समय नहीं लूंगी और केवल 4 पंक्तियां राम प्रसाद बिस्मिल की कहूंगी, जो उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए कही हैं। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में कायर न यह हृदय हो। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। इसके साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिवस की, और मैं भी उत्सुक हूँ आज बाकी कवियों को सुनने के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ सम्मिलित करने का। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके मार्गदर्शन, प्रेरणा और उत्साह से ही हम ये सब कर पा रहे हैं। और आप बहुत सुंदर रचनाएं लिखती हैं, तो आपका पुनः एक बार हृदय से आभार। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर भरत प्रसाद त्रिपाठी जी कर रहे हैं, तो मैं उनसे अनुमति चाहूंगा कि मैं इस कार्यक्रम को आगे संचालित करूं, उसको प्रारंभ करूं। प्रोफेसर भरत जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं त्यागी जी इंतजार कर रहा हूं कि विधिवत कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, और मेरी सहमति जैसी कोई बात नहीं है कि हमको सहमति लेनी पड़े आपको मुझसे। आप आरंभ कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जी। आज का जो समय है और उस समय में शब्दों की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को एक कवि ने अपने शब्दों में उकेरा है। वो लिखते हैं कि शब्द कड़वे, शब्द मीठे, शब्द तीखे, शब्द सीधे, शब्द कहते, शब्द चुप हैं, शब्द शबनम, शब्द रक्त हैं, शब्द खोए, शब्द पाए, शब्द सोए, शब्द जागे, शब्द हलचल, शब्द कलकल, शब्द निष्ठुर, शब्द कोमल, शब्द करते हैं परिभाषित, शब्द देते हैं जैसे आश्रित, शब्द अंबर, शब्द जमी हैं, शब्द से दुनिया हंसी है। कहने का भाव ये है कि हम बिना शब्दों के अपने जीवन व्यापार को लगभग चला ही नहीं सकते। और वैसे भी भारतीय परंपरा और संस्कृति में शब्द को ब्रह्म माना गया है, ब्रह्म कहा गया है। और कविता उन शब्दों की, मनुष्य के मनोभावों की सर्वोत्तम सुंदर अभिव्यक्तियों में से एक है। तो उसी सर्वोत्तम सुंदर अभिव्यक्तियों का जो यहाँ हमारे आमंत्रित कवि हैं, उन कवियों की जो अभिव्यक्तियां हैं, उसका आनंद, रसानंद, रसास्वाद आज हम सभी सहृदय लोग लेने के लिए उपस्थित हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय किशोर शुक्ल जी, जो कर सहायक के रूप में आयकर विभाग बंबई में कार्यरत हैं। और इनके बारे में मुझे विशेष रूप से पुष्कर जी ने कहा कि सर बहुत अच्छी कविताएं करते हैं, और मैं समझता हूं कि यहाँ पुष्कर जी को छोड़कर सभी आमंत्रित लोगों को, सभी लोगों को हमारे किशोर शुक्ल जी को सुनने का पहली बार मौका मिलेगा। तो मैं किशोर शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने रचना कर्म से, अपने काव्य कर्म से, अपने भावों से हम सभी
सहृदय पाठकों का जो मन है उसको रससिक्त करने की प्रक्रिया का श्री गणेश करें, प्रारंभ करें। प्रिय श्री किशोर शुक्ल जी। जी सर, धन्यवाद सर आपको। संभवतः मेरी आवाज आ रही होगी आप सभी को? आ रही है जी। सबसे पहले तो मैं गार्गी कॉलेज को धन्यवाद देता हूं कि इतने अच्छे तरीके से आपने इसे ऑर्गेनाइज किया है, इसे आयोजित किया है इस कार्यक्रम को। तो प्राचार्य डॉक्टर प्रोमिला कुमार मैम को, अध्यक्ष प्रोफेसर भरत प्रसाद जी को, संचालक महोदय श्री निवास त्यागी जी को, साथ ही जो आप लोगों ने जिन कवियों को आमंत्रित किया है उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं इतने बड़े गणमान्य लोगों के साथ बैठकर चंद बातें करूं, 2-4 पंक्तियां सुनाऊं अपनी। इसके लिए डॉक्टर पूनम सिंह जी को, श्री लाल बहादुर पुष्कर जी को, डॉक्टर मनोरमा गौतम जी को और सुश्री उदिता शर्मा जी को सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जितने श्रोतागण या दर्शकगण यहाँ पर उपस्थित हैं गार्गी कॉलेज से और बाहर से भी, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मैं नमन करता हूं और आज के दिन की शुभकामनाएं भी देता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस है, हम 74वें साल स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देखिए, प्रमुख बात ये हो जाती है कि हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हाँ, और ये बात ज़रूरी भी है कि जैसे किस तरीके से हमने इस दिवस को अपना बनाया और कितने संघर्ष हमारे वीरों ने किए, हमारे देश के बेटों ने किए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि उन्होंने जिस उद्देश्य से इस दिवस को प्राप्त किया है या हम जश्न मना रहे हैं, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है क्या? ये सोचना भी हमारा ही काम है कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो कि हम स्वतंत्र हैं तो हम क्यों हैं ये समझें। देखिए, मैं अपनी एक रचना पे आना चाहता हूँ। रचना का शीर्षक है घुटन। घुटन क्या है कि जब मनुष्य का एक मानक रूप होता है और मनुष्य जिस रूप में जी रहा है वर्तमान काल में, वो रूप, इन दोनों के दरमियान जो गैप है, जो दूरी रह गई है, जो स्थान बचा हुआ है, उसको पाटना घुटन को खत्म करने के बराबर है। तो वो जो दूरी है, वो जो गैप है, उसके बारे में बात करता हूँ कि घुटन किन किन चीज़ों से आज हो रहा है। तो मैं इजाज़त लेना चाहूँगा कि क्या मैं शुरू करूँ? हाँ हाँ, आप किशोर जी आरंभ कीजिए। कविताओं जी। की सुनने की बड़ी इच्छा है, आप शुरू करें। जी, धन्यवाद सर। तो मनुज अपने विचारों को खुद से दंग कर जाता है। मनुज अपने विचारों को खुद से दंग कर जाता है, खुद गंदगी फैलाकर अपनी नाक बंद कर जाता है। मनुज अपने विचारों को खुद से दंग कर जाता है, खुद गंदगी फैलाकर अपनी नाक बंद कर जाता है। तब रोंगटे खड़े होते और सिरहंसी होती है। तब रोंगटे खड़े होते और सिरहंसी होती है। देख ऐसी निकृष्टता हर रोज घुटन सी होती है। देख ऐसी निकृष्टता हर रोज घुटन सी होती है। जब नेह नेह की बातें भी देह देह हो जाती है। जब नेह नेह की बातें भी देह देह हो जाती है। बिना अमन तिरंगे में जब लाश लिपट कर आती है। जब अपनों की जिह्वा कभी तेज कटार सी लगती है। अपने ही देश के लोगों की छवि गद्दार सी लगती है। तब आंखों में रक्त उतरता है। तब आंखों में रक्त उतरता है। रूह तपन सी होती है। देख ऐसी निकृष्टता हर रोज घुटन सी होती है। देख ऐसी निकृष्टता हर रोज घुटन सी होती है। जब हैवानों की नजरों में नारी शिकार सी लगती है। जब हैवानों की नजरों में नारी शिकार सी लगती है। कचहरी गरीबों की खातिर दूजे प्रकार की लगती है। जब दिव्यांगों की ओर तरस की नजरें से की जाती है। जब दिव्यांगों की ओर तरस की नजरें से की जाती है। बूढ़े माँ बाप के आगे सूखी रोटी फेंकी जाती है। जब साफ सुथरी वादियों में वायु दुर्गंध सी होती है। देख ऐसी निकृष्टता हर रोज घुटन सी होती है। देख ऐसी निकृष्टता हर रोज घुटन सी होती है कि अनजान मृत शरीर पर जब पुष्प चढ़ाया जाता है।
अनजान मृत शरीर पर जब पुष्प चढ़ाया जाता है, जीते जी जब इन जिस्मों से व्यापार कराया जाता है, दहेज की दावानल में संस्कार जलाया जाता है, जब बच्चों के साथ बहू को घर से भगाया जाता है, तब धड़कन रुक सी जाती है, तब धड़कन रुक सी जाती है, हृदय में चुभन सी होती है। देख ऐसी निकृष्टता हर रोज घुटन सी होती है। कि अब देखिए, ऐसे भी कोई लोग होते हैं कि वो आशावान हैं, फिर भी उनसे मेरी जमती नहीं है। वो कैसे आशावान है देखिएगा, कि कहते हैं कि काटो कानन सघनता को महल बनाना है मुझे, काटो कानन सघनता को महल बनाना है मुझे, तार लगा दो बिजली की, मृग मांस खाना है मुझे, करो प्रदूषित नदियों को स्वच्छ जल पीने दो ना, और घोलो जहर हवाओं में स्वस्थ मुझे जीने दो ना। ऐसे आशावान जनों से मेरी अनबन सी होती है। देख ऐसी निकृष्टता हर रोज घुटन सी होती है। अब अंतिम 4 पंक्तियों की ओर मुड़ता हूं कि संस्कार सिखाते ग्रंथों को लेकर हाथों में रट रहा हूं, संस्कार सिखाते ग्रंथों को लेकर हाथों में रट रहा हूं, घुटकर घुटन में घट रहा हूं, हौले हौले सिमट रहा हूं, घुटकर घुटन में घट रहा हूं, हौले हौले सिमट रहा हूं, कि तोड़े घुटन जंजीर को नियम ढूंढो सब धर्मों में, तोड़े घुटन जंजीर को नियम ढूंढो सब धर्मों में, शुद्धता अपने विचार की डाल दो अपने कर्मों में, तब जाकर ही प्रेम घूंट चरित्रार्थ धारण कर पाएगा, तब जाकर ही प्रेम घूंट चरित्रार्थ धारण कर पाएगा। निजी स्वार्थ को त्याग मनुज, जब यथार्थ जीता जाएगा, जब यथार्थ जीता जाएगा। धन्यवाद आप लोगों का से सुनने के लिए। बहुत अच्छी कविता। धन्यवाद महोदय। बहुत बहुत उम्दा किशोर। धन्यवाद बहुत सर जी, सुंदर। धन्यवाद महोदय। 1-2 रचनाएं किशोर जी और सुना सकते हैं आप। जी सर। और हमारे बीच में आदरणीय शशि मैम जुड़ चुकी हैं, उनका सादर स्वागत, अभिनंदन और नमन है शशि मैम को। शशि त्यागी मैम, अभी शायद उनका माइक्रोफोन ऑफ है। 1-2 रचनाएं किशोर जी आप और सुनाइए। जी बिल्कुल सर। देखिए, अभी हाल ही में आयकर विभाग में कविता की प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें एक रचना मैंने प्रस्तुत की थी, तो आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। जी। ये पर्यावरण से संबंधित है कि किस तरीके से जो प्रकृति है, जो हमारी प्रकृति है, वो अपने सभी घटकों के साथ उपस्थित होती है और मानवों से बात करती हैं, और वो क्या क्या कहती हैं उसकी परिचर्चा है इस कविता में। तो मैं चाहूँगा कि इसे रखूँ आप लोगों के सामने। तो किशोर जी शीर्षक जरूर बता दीजिए कविता का। जी बिल्कुल, ये शीर्षक यही है कि प्रकृति और उसके घटक वो किस तरीके से आप तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत चाहूँगा जी। कि प्रकृति कहती है कि झोंकता है अपना रात दिन कैसे कैसे हमलों से, कि झोंकता है अपना रात दिन कैसे कैसे हमलों में, वहां काट रहा तू जंगल है यहाँ लगा रहा है गमलों में, वहां काट रहा तू जंगल है यहाँ लगा रहा है गमलों में, तेरे घर के आंगन में मैं थी, तेरे घर के आंगन में मैं थी, तू डालकर छत उसे पाट दिया, तेरी बागों में लहराती तनकर तू लकड़ी खातिर काट दिया, मेरी नदियों की सुंदरता तेरे नैनों को ऐसे भा गई, मेरी नदियों की सुंदरता तेरे नैनों को ऐसे भा गई, देखना तेरे घर आंगन से नाली भी मुझ तक आ गई, देखना तेरे घर आंगन से नाली भी मुझ तक आ गई, मैं शुद्ध हवा बन बहती हूँ तू विष का उसमें विलय करे, मैं शुद्ध हवा बन बहती हूँ तू विष का उसमें विलय करे, छलता है नासिका अपनी जब इत्र से मुझको मलय करे। पर्वत कहता है कि तोड़ कर मेरे अंग प्रत्यंग तू कब तक चैन से सोएगा, तोड़ कर मेरे अंग प्रत्यंग तू कब तक चैन से सोएगा, जब सब समतल हो जाएगा तू मेरे लिए भी रोएगा,
वाह। सांप सांप बिच्छुओं से ज्यादा तेरी बुद्धि में विष का वास है। हथियारों से मार पशु को, तू समझता तू ही खास है। कि रुक रुक कर आहें भरती हूँ, धरती कहती है कि रुक रुक कर आहें भरती हूँ, अब सांस नहीं आती जाती। खनिज स्वार्थ में अंधा होकर कितना खोद दिया छाती। खनिज स्वार्थ में अंधा होकर कितना खोद दिया छाती। कि पर ग्रह पर ढूंढ रहा जीवन मंगल और चंद्रयान से। पर ग्रह पर ढूंढ रहा जीवन मंगल और चंद्रयान से। जरा बता दे आखिर कब तक मुझे खत्म करेगा जान से। जरा बता दे आखिर कब तक मुझे खत्म करेगा जान से। कि सरेआम अपने बाजार में ही तू शीश झुकाए बिकता है। सरेआम अपने बाजार में ही तू शीश झुकाए बिकता है। मेरे विनाश की छाती पर प्रगति की गाथा लिखता है। ये प्रगति वैसी ही है जैसे अपना जन्म दिवस मनाता है। लगता तुझे तू बढ़ रहा पर मृत्यु की तरफ ही आता है। कि विवशता से श्रृंगार मिटाकर मैं कुरूप नहीं रहने वाली। तू बन कपूत उगले जहर तो मैं चुप नहीं रहने वाली। मैं चाहूं तो मंद हवा को तूफानों में ढाल दूं, और मैं चाहूं बनकर लावा समंदर को उबाल दूं। अपनी हल्की मुस्कान से ही उपहास तेरा कर जाऊंगी, और मैं चाहूं तो पलक झपकते नाश तेरा कर जाऊंगी। और अंत में प्रकृति यही चेतावनी देके जाती है कि इस ब्रह्म विचार की सार्थकता अपने स्मृति में संचित कर। इस ब्रह्म विचार की सार्थकता अपने स्मृति में संचित कर, या थाम ले दुरुपयोग मेरा, या खुद को धरा से वंचित कर। खुद को धरा से वंचित कर। गुड। बहुत सुंदर किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो एक कविता और प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आप जी, एक छोटी सी रचना है जो मैंने कल ही तीन लिखी है। 3 कविताएं हम सुनना चाह रहे हैं। जी। तो ये एक छोटी सी कविता है जो मैंने कल ही लिखी है। आज के युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कुछ पंक्तियां हैं कि देखिए, आज कैसे है कि लोग अधिकार की बात करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कर्तव्य में मात खा जाते हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देते। तो शुरुआत करता हूं कि लाखों अर्जियों के बाद कहीं पक्की सड़क का निर्माण हुआ। लाखों अर्जियों के बाद कहीं पक्की सड़क का निर्माण हुआ। कि रफ्तार नियंत्रित कर न सके, रफ्तार नियंत्रित कर न सके, बेकार पथिक का प्राण हुआ। और राजनीति के मद्यपान से, ओछी राजनीति की बात चल रही है कि राजनीति के मद्यपान से मदमस्त हुए फिर पस्त हुए। अधिकार उठाकर चमक गए और कर्तव्यों में अस्त हुए। अधिकार उठाकर चमक गए और कर्तव्यों में अस्त हुए। कि जरूरी नहीं बंदूक उठाकर सीमा पर जाकर तन जाओ। जरूरी नहीं बंदूक उठाकर सीमा पर जाकर तन जाओ। जरूरी नहीं जो नहीं भीतर से वही बाहर से बन जाओ। और जरूरी नहीं कि तिरंगे को अपने शरीर से लिपटाओ। जरूरी नहीं कि देश के लिए अपनी गर्दन मुड़वाओ। पर याद रखो जो तुम्हारे लिए माटी को बचाकर चले गए। पर याद रखो जो तुम्हारे लिए माटी को बचाकर चले गए। भारत माँ के श्वेतांचल में प्राण मोती सजाकर चले गए। हर कीमत पर, हर सूरत में उनका अभिमान जरूरी है। हर कीमत पर, हर सूरत में उनका अभिमान जरूरी है। स्थितियां कितनी विपरीत हो जाए उनका सम्मान जरूरी है। स्थितियां कितनी विपरीत हो जाए उनका सम्मान जरूरी है। और ये देश कोई अखाड़ा नहीं कि उसमें लड़ना जरूरी है। ये देश कोई अखाड़ा नहीं कि उसमें लड़ना जरूरी है। ये देश कोई जनमंच नहीं कि उस पर चढ़ना जरूरी है। ये देश कोई अखाड़ा नहीं कि उसमें लड़ना जरूरी है। ये देश कोई जनमंच नहीं कि उस पर चढ़ना जरूरी है। ये हरियाली उपजाती धरती वो आग उगलती बंजर है। ये हरियाली उपजाती धरती वो आग उगलती बंजर है। ये देश हमारे विचारों की नींव पर खड़ा वृहद घर है। बहुत सही, बहुत सही। ऊंची मंजिलों का बढ़ता बोझ
अब इस देश को बढ़ाना है तो उसमें मंजिल दर मंजिल बढ़ाना होगा। ऊंची मंजिलों का बढ़ता बोझ ये देश तभी सह पाएगा जब विचार हमेशा सुविचार रहेंगे, अन्यथा ढह जाएगा। जब विचार हमेशा सुविचार रहेंगे अन्यथा ढह जाएगा। और अब अंतिम कुछ पंक्तियों से समापन चाहूंगा अपने जी, इस जी, काव्य समारोह का खुद के, जी, जी, कि हे युवाओं देश के सब कामवाओ देश के, फेंक दो मुखड़े हटाकर एक दूजे द्वेष के, बात बाहर की सुनूं तो बुद्ध सा माहौल है, घात भीतर की सुनूं तो युद्ध सा माहौल है, देश ही उधर भरे तो देश से संग्राम कैसा, देश ही उधर भरे तो देश से संग्राम कैसा, छूट जाए देश तो अन्य फिर सुख धाम कैसा, देश से ही प्राण है और देश से पहचान हो, देश ही सर्वोच्च है और देश से अनजान हो, देख लो सतरंग मिलकर श्वेत जैसे बन गया, देख लो सतरंग मिलकर श्वेत जैसे बन गया, हम मिले मुट्ठी बनी और देश कैसे तन गया, देश बिन जीना तुम्हें तो आत्मा खोकर जियो, देश बिन जीना तुम्हें तो आत्मा खोकर जियो, और देश हर क्षण चाहता है देश के होकर जियो, देश हर क्षण चाहता है देश के होकर जियो। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। आपने प्रकृति और मनुष्य का जो आत्मीय संबंध है और प्रकृति से कैसे कवि प्रभावित होता है और प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन कितना दुखमय होता है, ये हम सब देख चुके हैं। और आपकी ये पंक्तियां कि खुद गंदगी फैलाकर अपनी नाक बंद कर जाता है, ये जो हमारा कर्तव्य बोध है, किस प्रकार हम अपने कर्तव्य बोध से स्वयं को काट लेते हैं और घोलो जहर हवाओं में खुद स्वस्थ जीने दो। मजाक बना रखा है कि हम स्वयं ही अपनी मिट्टी को, हवा को, नदियों को, तमाम प्राकृतिक संसाधनों को दूषित प्रदूषित कर रहे हैं और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो ये जो विसंगतिपूर्ण जो आज की 21वीं सदी का जीवन है, उस पर आपने अपनी कविता के माध्यम से जो बात व्यंग किया है, वो बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आपने अपनी शब्द योजना के माध्यम से हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत की। उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। और आगे बहुत बहुत आभार। और आगे की एक कविता है जो कहीं न कहीं आज भी हम सब लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती है। जो आज 21वीं सदी के हम सभ्य नागरिक हैं, वो सवाल करते हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। तो आज का 21वीं सदी का जो मनुष्य है वो कहने को भौतिक विकास से सभ्य है, बड़े बड़े फ्लैटों में, फ्लोरों में 20-20 मंजिल पर रहता है, लेकिन सोच विचार और आचरण से कितना गिरता जा रहा है। देश उसके लिए क्या महत्व रखता है, ये आपने बताया ही कि हम व्यक्तिवादी बहुत हो गए, देश सबसे अंत में आता है। तो मैं समझता हूं आज की जो युवा पीढ़ी जो वर्तमान में है और हम सब लोग देश को प्राथमिकता दें। अगर देश बेहतर है, देश सुरक्षित है, देश उन्नति करेगा, तो हम सबका ही उज्जवल भविष्य होगा। और नहीं हमारा भविष्य उज्जवल हो और देश भाड़ में जाए तो स्थितियां जो विकट हैं, विकराल हैं और भयावह होंगी। तो मैं आगे अपने काव्य पाठ को बढ़ाते हुए आज की दूसरी जो हमारी प्रतिभागी कवित्री हैं डॉक्टर मनोरमा गौतम जी, उनको आवाहन करता हूं, उनको बुलाता हूं। डॉक्टर मनोरमा गौतम जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में पढ़ाया है, वो हिंदी में पीएचडी हैं और हमारे यहाँ गार्गी कॉलेज में भी उन्होंने कुछ समय पढ़ाया है, अभी भी निरंतर कई कॉलेजों में पढ़ा रही हैं। वो स्त्री चेतना, स्त्री आवाज की बुलंदी को अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्ति देती हैं। तो मैं अपनी परम श्रद्धेय मित्र बहन के रूप में आदरणीय मनोरमा गौतम जी को आवाज देता हूं कि वो अपनी वाणी से हम सब लोगों का जो काव्यानंद लेने का मूड किशोर जी ने जो बना दिया है, रसास्वादन करने का जो आनंद लेने का भाव जगा दिया है, उसको और आगे गति देने की कोशिश करें। डॉक्टर मनोरमा गौतम जी।
आवाज आ रही है आप तक मनोरमा जी? सुंदरतम। मनोरमा जी, मनोरमा जी जुड़ी हैं कि नहीं? आपका माइक अगर म्यूट है तो थोड़ा उसको ऑन कर लीजिए, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। मुझे लग रहा है मनोरमा जी उपस्थित नहीं है। मनोरमा गौतम जी उपस्थित हैं क्या? जब तक मनोरमा जी आती हैं तब तक हम अपने बीच उपस्थित दूसरी कवित्री श्री सुश्री उदिता शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। वो वीर रस और ओज की कवित्री हैं और युवा वाह। कवित्री हैं। हमारे बीच में सबसे युवा कवित्री हैं वो, और अभी वो लॉ ग्रेजुएट अंतिम वर्ष की छात्रा हैं। तो मैं सुश्री उदिता शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने ओज और वीरतापूर्ण कविताओं के माध्यम से हम सब लोगों का जो देशभक्ति का भाव है उसको जागृत करने, उसको और ज्यादा आकार देने के लिए आपका इस डिजिटल मंच पर पुनः बारंबार अभिनंदन है। उदिता जी। मैं स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ। गार्गी कॉलेज के तत्वाधान में हो रहे इस कवि सम्मेलन को के इस मंच को बहुत नमन करती हूँ। प्रधानाचार्य प्रमिला जी को बहुत धन्यवाद, साधुवाद प्रणाम करती हूँ। श्रीनिवास जी आपको बहुत साधुवाद करती हूँ। और इसी के साथ में अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। मेरी जो पहली कविता है उसका शीर्षक है सैनिक की पत्नी। अभी हमने बीते दिनों देखा किस प्रकार से एकता कपूर ने एक वेब सीरीज बनाई और उसमें सैनिक की पत्नियों का चरित्र हरण किया गया। उसी को समर्पित मेरी ये कविता है कि एक सैनिक की पत्नी का जो जीवन होता है वो किस प्रकार का होता है। एक सैनिक की पत्नी पे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो सैनिकों की पत्नी का अपमान करेंगे। वहीं से आप सभी के समक्ष अपनी पंक्तियां रखती हूँ। स्वाभिमान पर मेरे तुमने ये वार किया है जी। स्वाभिमान पर मेरे तुमने ये वार किया है जी। सप्तपदी की सौगंधों को पल भर में शार किया है जी। स्वाभिमान पर मेरे तुमने ये वार किया है जी। सप्तपदी की सौगंधों को पल भर में शार किया है जी। मेरे 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 अभिमानी मस्तक पर तुमने कलंक लगा डाला। मेरे अभिमानी मस्तक पर तुमने कलंक लगा डाला। द्रौपदी सा चीर हरण एक सैनिक की पत्नी का कर डाला। द्रौपदी सा चीर हरण एक सैनिक की पत्नी का कर डाला। और एक सैनिक की जो पत्नी होती है उसका जीवन कैसा होता है वो आप सबके समक्ष रखती हूँ। रोज जब सीमा पर गोली चलने की खबर आती है, रोज जब सीमा पर गोली चलने की खबर आती है, मेरे अंतर मन से पूछा होता, मेरे अंतर मन से पूछा होता, मुझ पर क्या विपदा छा जाती है, मुझ पर क्या विपदा छा जाती है। जी हाँ मैं पत्नी हूँ उस सैनिक की, जी हाँ मैं पत्नी हूँ उस सैनिक की, जिसकी लाश तिरंगे में लिपट कर घर आती है, जिसकी लाश तिरंगे में लिपट कर घर आती है। सीमा पर डटे हुए वो देश धर्म निभाते हैं। नजरें चौखट पर यहाँ मेरी पथराती हैं। अनहोनी की आहट अंतस को दहलाती है। सौभाग्य की रेखा मिट ना जाए, चिंता यही सताती है। जी हाँ मैं पत्नी हूँ उस सैनिक की, जी हाँ मैं पत्नी हूँ उस सैनिक की, जिसकी लाश तिरंगे में लिपट कर घर आती है, जिसकी लाश तिरंगे में लिपट कर घर आती है। और किसी भी गर्भवती महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने पति की गैर मौजूदगी में अपने बच्चे को जन्म दे। और हम अपनी माताओं को देखते हैं, सैनिक की जो पत्नियां होती हैं उन्हें अक्सर देखते हैं कि वो जब नहीं होते हैं तभी अपने बच्चों को जन्म देती हैं। वहीं से पंक्तियां रखती हूँ।
जानती हूँ रातें आंखों में ही कटेंगी, जानती हूँ रातें आंखों में ही कटेंगी। बेटे की शक्ल भी न जाने बाप को कब देखने को मिलेगी। जल्दी आने का जल्दी आने का वादा कर गए, जल्दी आने का वादा कर गए। देश सेवा हित बिन बेटे का मुख देखे ही मर गए। आज से आज से बलिदानी की विधवा कहलाऊंगी, आज से बलिदानी की विधवा कहलाऊंगी। सारी उम्र रीति सी बितलाऊंगी, सारी उम्र रीति सी बितलाऊंगी। हाँ मैं पत्नी हूँ उस सैनिक की, हाँ मैं पत्नी हूँ उस सैनिक की जिसकी लाश तिरंगे में लिपट कर घर आती है। जी हाँ मैं पत्नी हूँ उस सैनिक की जिसकी लाश तिरंगे में लिपट कर घर आती है। और अब एक सैनिक की पत्नी जो है वो एकता कपूर को जवाब दे रही है। मुझ पर मुझ पर धनलोलुप नागिन ने अपना मुख खोला है, मुझ पर धनलोलुप नागिन ने अपना मुख खोला है। सनातनी रिश्तों को वासना से तोला है। वो काल्पनिक दुनिया का चमकता चेहरा है, मानवीय रिश्तों का व्यापार करती है, मानवीय रिश्तों का व्यापार करती है। जी साहब वो सैनिक की पत्नियों का भी अपमान करती है, जी साहब वो सैनिक की पत्नी का भी अपमान करती है। पश्चिमी संस्कृति जिसका मन लुभाती है। सफेद साड़ी में लिपटी सैनिक की पत्नी उन्हें कहाँ नजर आती है। सफेद साड़ी में लिपटी साहब उन्हें सैनिक की पत्नी कहाँ नजर आती है। नहीं नायिका नहीं नायिका मैं तुम्हारे धारावाहिक की, नहीं नायिका मैं तुम्हारे धारावाहिक की नित नए पुरुष बदलती। नहीं नायिका मैं तुम्हारे धारावाहिक की नित नए पुरुष बदलती। ना ही रिश्तों को नए नए छलों से छलती। नीतिका पल्लवी, आप सभी को याद होगा पिछले वर्ष पुलवामा अटैक में मेजर विभूति डोंडियाल शहीद हुए। उनकी जो पत्नी है नीतिका कौल, उन्होंने इसी वर्ष आर्मी का एग्जाम क्रैक किया है। और दूसरी तरफ कर्नल शर्मा की जो धर्मपत्नी है पल्लवी शर्मा, उन्होंने हाथ में जब उनसे लिपटा तिरंगा उनके हाथ में दिया गया, उन्होंने उनकी शहादत पे एक भी आंसू नहीं छलकाया। तो हम उस संस्कृति से आते हैं, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी वीरांगनाएं होती हैं। तुम अगर मुझे इनके रूप में दिखाती तो मैं तुम्हारा आकर खुद ही आदर सत्कार करती, लेकिन तुमने मेरा ही चरित्र हरण कर दिया। उसी को जवाब दे रही हूँ, ना ही रिश्तों को नए नए छलों से चलती। नीतिका पल्लवी में ढूंढा होता मुझको, नीतिका पल्लवी में ढूंढा होता मुझको अपने संकल्पों से, अपने संकल्पों से नित नए आयामों को गढ़ती। मैं भारत का अभिमान बढ़ाती, मैं भारत का अभिमान बढ़ाती। सावित्री सी संस्कारों पर चलती। और एक सैनिक की पत्नी किस प्रकार विरोध कर रही है। अभिव्यक्ति की आजादी में तुम कुछ भी कह डालोगी, अभिव्यक्ति की आजादी में तुम कुछ भी कह डालोगी, यह मुझको स्वीकार नहीं। तुमसे क्या कुछ कहना सुनना, तुम ठहरी देखी व्यवसायी। लेकिन एक प्रश्न तो बनता है भारत की सरकारों से। सेना आहत होती है, सेना आहत होती है। दो कौड़ी के इन गद्दारों से क्यों आजाद घूम रहे हैं सतियों का सत हरने वाले, क्यों आजाद घूम रहे हैं सतियों का सत हरने वाले। कारागार ही सही जगह है, इनको वहीं पहुंचा दो। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस देश जाते हैं वहां के जो अध्यक्ष होते हैं वो उन्हें गीता भेंट करते हैं, वो गीता के अनुयायी है ऐसा माना जाता है। अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। गीता पद के तुम गामी हो यह हमको सब बतलाते हैं, गीता पद के तुम गामी हो यह हमको सब बतलाते हैं। एक कृष्ण भक्त फिर अन्यायों पर कैसे मौन रह जाते हैं। तुमको संसद भेजा है नागों का मर्दन करने को, तुमको संसद भेजा है नागों का मर्दन करने को। 56 इंची सीना है तो गद्दारों को औकात दिखा दो। भारत की इस बेटी को, भारत की इस बेटी को उसका स्वाभिमान दिला दो। और इसी के साथ मैं अपनी अगली कविता आप सभी के समक्ष रखती हूँ।
मेरी जो ये अगली कविता है ये नारी और नदी का तुलनात्मक रूप मैंने इस कविता के माध्यम से दिखाया है। चाहे वो नदी हो चाहे वो नारी हो, जब दोनों ही अपनी सीमाओं में रहती हैं तो वो एक रचनात्मक रूप धारण करती हैं। और चाहे वो नदी हो चाहे नारी हो, जब वो अपनी मर्यादाओं को तोड़ती हैं, अपनी मर्यादाओं को पार करती हैं, तब दोनों ही विनाशकारी हो जाती हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए। वहीं से पंक्तियां रखती हूँ। निर्मल अविरल बहती धारा, निर्मल अविरल बहती धारा तटबंधों को तोड़ चले तो, निर्मल अविरल बहती धारा तटबंधों को तोड़ चले तो प्रलयकारी हो जाती है। जल ने जब भी मर्यादाएं तोड़ी, जल ने जब भी मर्यादाएं तोड़ी, लांघी अपनी सीमाएं, लहराती लहराती फसलें उजड़ी, वीरान हो गई बस्ती बस्ती, वीरान हो गई बस्ती बस्ती। तट से लगकर बहती नदियां, तट से लगकर बहती नदियां लहलाती फसलों की दायक है। धाराओं में बंधी हुई, धाराओं में बंधी हुई जीवन दायिनी कहलाती है। जल बिन जल बिन जीवन की कल्पना अधूरी लगती है, जल बिन जीवन की कल्पना अधूरी लगती है। निर्मल धारा दग्ध हृदय में, निर्मल धारा दग्ध हृदय में निश्चल भाव को भरती है, निश्चल भाव को भरती है। जल प्रपात में बहती धारा, जल प्रपात में बहती धारा ऊर्जा उत्पन्न करती है। नदियों ने जब भी अपना रूप विकराल किया, तटबंधों को छोड़ा जब भी, तटबंधों को छोड़ा जब भी, सीमाओं को अस्वीकार किया, विद्युत बल की दायिनी ही, विद्युत बल की दायिनी ही जीवन प्रकाश हर लेती है। नारी भी जल जैसी ही, नारी भी जल जैसी ही निर्मल निश्चल होती है, नारी भी जल जैसी ही निर्मल निश्चल होती है। संयम की रेखा में बंधी हुई, संयम की रेखा में बंधी हुई भवसागर से तरती है। ममता की मूरत वो, ममता की मूरत वो प्राण प्रिय सी खिलती है। सौम्य सहज सरल सी, सौम्य सहज सरल सी जीवन तुरी बनाती है। घर आंगन की गुंजन वो परिवार की शोभा दिखती है। शील सभ्यता धारे तो, शील सभ्यता धारे तो शिक्षा के सोपानों को गढ़ती है। अनुबंधनों को तोड़ चले तो, अनुबंधनों को तोड़ चले तो, प्रतिबंधों को छोड़े तो, दहली लांघे तो, लक्ष्मण रेखा पार करे तो, पीड़ा असह दे जाती है। कुल घातनी हो जाती है। अमर्यादित भाषाएं बोले तो, लज्जा को अपनी छोड़े तो, सभ्यताओं से मुख को मोड़ चले, धर्म से नाता तोड़ चले। आजकल हम टीवी के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखते हैं कैसे महिलाएं परिवारों के पूरे परिवारों के कत्ल करा देती हैं। वहीं से इस कविता की अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। वैमनस्य बीज बो जाती है, कुल हंता तक बन जाती है। वैमनस्य बीज बो जाती है, कुल हंता तक हो जाती है। समाज पतनो उन्मुख हो जाता है, समाज पतनो उन्मुख हो जाता है। जिस समाज की नारी विध्वंसक हो जाती है, जिस समाज की नारी विध्वंसक हो जाती है। सत्य यही है नारी भी, सत्य 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 यही है नारी भी उछलंक हो तो, सत्य यही है नारी भी उछलंक हो तो, महाविनाश ही लाती है, महाविनाश ही लाती है, महाविनाश ही लाती है। और मैं अपनी अंतिम कविता रख के अपनी वाणी को विराम दूंगी, अपने काव्य पाठ को विराम दूंगी। ये जो मेरी अंतिम कविता है ये भी एक तुलनात्मक रूप है समाज के दो ऐसे पहलुओं के बीच में मैं किनका वंदन गाऊंगी। समाज के दो ऐसे वर्गों के बीच में ये तुलनात्मक कविता है, जहाँ एक तरफ हमारा साधु समाज है, हमारा संत समाज है, हमारे सैनिक हैं जो निरंतर डटे रहते हैं हमारी रक्षा के लिए, और दूसरी तरफ जो हमारा संत समाज है वो हमारे समाज को लगातार पुष्पित पल्लवित करने के लिए कार्य करता है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने पैसे के दम पर हमारे जो सम्मान है उन्हें प्राप्त करते हैं, पैसे के दम पर छोटे लोगों को, गरीबों को डराते धमकाते हैं। वहीं से पंक्तियां रखती हूँ। जिनका मोल लगा बाजारों में, जिनका मोल लगा बाजारों में, जो बिकते हैं दरबारों में, जिनका मोल लगा बाजारों में, जो बिकते हैं दरबारों में। पिता के दम पर खुद को, पिता के दम पर खुद को जो शेर बताते हैं, पिता के दम पर खुद को जो शेर बताते हैं। विपदा आने पर जो, विपदा आने पर जो फूलों से मुरझा जाते हैं। जिनके होने से माँ की गोद कलंकित होती हो, जिनके होने से माँ की गोद कलंकित होती हो।
जो ना मान बचा सकते हो बेटी बेटी और बहनों का, मातृभूमि पर जिनको अभिमान नहीं, मातृभूमि पर जिनको अभिमान नहीं, धर्म ध्वजा का जिनकी आंखों में सम्मान नहीं, अपने पैसे के दम पर, अपने पैसे के बल पर जो स्वयं में ही ऐठे हैं, धौंस दिखाकर किसी गरीब को जो छलते हैं, अपनी दौलत के दम पर, विपदा में उसको धरते हैं, किसी की पीर से जिनका कोई सरोकार नहीं, किसी की पीर से जिनका कोई सरोकार नहीं, मैं उनको क्यों शीश नवाऊं, मैं किनको शीश नवाऊंगी वो आप सभी के समक्ष रखती हूँ। सीमा पर खड़े हुए हैं, चट्टानों से अड़े हुए हैं, सीमा पर खड़े हुए हैं, चट्टानों से अड़े हुए हैं, वीरों की परिपाटी गड़े हुए, बेटे नहीं वो किसी नेता के, बेटे नहीं वो किसी नेता के, गांव की माटी में बड़े हुए हैं, मैं उनका वंदन गाऊंगी, जिनके दम पर लाज बहन की बचती है, जिनके होने से माँ के होठों पे मुस्कानें सजती हैं, जिनके बलिदानों पर सीना चौड़ा होता किसी पिता का है, अपने सीने पर खाई गोली से जो माँ का मान बढ़ाते हैं, धर्म ध्वजा के रक्षण हेतु जो बलि वेदी पर चढ़ जाते हैं, जिनके शौर्य की गाथा सूर्य चंद्र भी गाते हैं, और अंतिम पंक्तियां निवेदित करती हूँ। भारत माँ के लाल जो तिरंगे में घर आते हैं, देश धर्म के खातिर जो हंसकर मृत्यु गले लगाते हैं, और इसी के साथ अपने काव्य पाठ को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद उदिता जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी कविताओं के माध्यम से हमारी वर्तमान कई समस्याओं का आपने बड़ी सुंदरता से उनका वर्णन किया है, बखान किया है। और जो आपकी सैनिक की पत्नी नामक कविता है, तो हमारे यहाँ सैनिकों के लिए जो कुछ कहा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कवि हुए हैं जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी, उनका मानना है कि शहीदों की चिता पर रहेंगे हर मिले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आपकी कविताएं जो हैं वो स्वदेश प्रेम, राष्ट्रभक्ति, सैनिकों का सम्मान, आम जो जन हैं जिनके बच्चे सेना में काम कर रहे हैं, उन सब की पीड़ा को आपने अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। साथ ही साथ आपने नारी की मर्यादा और नदी की मर्यादा की जो बात की है, वो केवल नारी की मर्यादा का सवाल नहीं है, अपितु नारी और पुरुष दोनों को अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। जैसे ही हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो फिर देश, राष्ट्र और समाज के लिए विध्वंसक हो जाते हैं, कलंकित करते हैं और अपने जीवन को दुखद भी बना लेते हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने ओजस्वी शब्दों के माध्यम से ओजपूर्ण वीर रस से हमारे इस काव्य मंच को जो गति दी है, जो संवेदना दी है, उसके लिए हम गार्गी कॉलेज की तरफ से, हिंदी विभाग की तरफ से तथा सभी उपस्थित छात्राओं और श्रोता वर्ग की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगले काव्य पाठ के लिए मैं डॉक्टर मनोरमा गौतम जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारी जो
ये काव्य पाठ की प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को गति प्रदान करें। मनोरमा गौतम जी दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में अध्यापन किया है उन्होंने, गार्गी कॉलेज में भी उन्होंने पढ़ाया है, हिंदी में पीएचडी हैं। और जो स्त्री जीवन की जो समस्याएं हैं, स्त्री के जो मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं समस्याओं पर वो अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी वाणी को अभिव्यक्ति देती हैं। तो डॉक्टर मनोरमा गौतम जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। और जिन सज्जनों ने अपना माइक्रोफोन ऑन कर रखा है, उनसे निवेदन है कि वो अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर लें, क्योंकि इसमें जो आवाज आने लगती है उससे फिर आनंद में विचलन पैदा होता है। इसलिए उनसे करबद्ध निवेदन है कि अपने माइक्रोफोन को थोड़ा सा ऑफ कर लें। डॉक्टर मनोरमा गौतम जी। सभी को मेरा नमस्कार। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं गार्गी महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर प्रमिला कुमार, विभाग प्रभारी आदरणीय डॉक्टर मीना मैडम, संयोजक आदरणीय डॉक्टर श्रीनिवास त्यागी सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काव्य पाठ में आमंत्रित किया। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है आपकी आवाज? आ रही है, आ रही है, बोलिए। मैं बात को बहुत अधिक ना बढ़ाते हुए सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है 21वीं सदी की पुकार। इस कविता में मैंने आधुनिक समय में जीवित मानव की स्थिति और समाज का वर्णन किया है। जी हाँ, मैं 21वीं सदी हूँ। द्वापर त्रेता सतयुग बीता, तब कहीं जाकर चली हूँ। रोको ना मुझे, मैं वायु कलयुगी हूँ। मैं केमिकल तथा कॉस्मेटिक के रंग में रंगी हूँ। जी हाँ, मैं भिन्न भिन्न तरह से सजी हूँ। कभी कंप्यूटर, कभी लैपटॉप, तो कभी आईफोन बनी हूँ। कभी माइक्रोवेव, कभी एसी बन घरों में सजी हूँ। प्रगति और विकास का जी भर कर मैं दम भरती हूँ। देखो आज मशीनों से ही मैं तो बातें करती हूँ। इतना ही नहीं, मैंने मानव श्रम को भी ललकारा है। सारी दुनिया में बस मेरा ही बोलबाला है। जी हाँ, 21वीं सदी बन मैंने क्या क्या नहीं दिखाया है। इंसानियत को हैवानियत का पाठ पढ़ाया है। देखो ना, इंसान को इंसान से ही लड़वाया है। त्याग, परोपकार, कर्तव्य निष्ठा कलयुग में है कोसों दूर। मानव हो गया आज कितना मजबूर। भूमंडलीकरण बन मैंने पूरे विश्व को जोड़ा है। उससे कहीं ज्यादा लोगों के घरों को तोड़ा है। उससे कहीं ज्यादा लोगों के घरों को तोड़ा है। इस चकाचौंध की दुनिया में सिर्फ मकान ही दिखाई देते हैं। घर में तो अकेले केवल बूढ़े माँ बाप ही रहते हैं। घर में तो अकेले केवल बूढ़े माँ बाप ही रहते हैं। संवेदनहीन हुआ मानव अपनों से ही कटकर रहता है। खून के रिश्ते को छोड़ के वो पैसों से नाता करता है। पैसा ही माँ बाप है उसका, पैसा ही गुरु चेला है। पैसे के अभाव में इंसान बिल्कुल अकेला है। पैसे के अभाव में इंसान बिल्कुल अकेला है। जी हाँ, 21वीं सदी बन मैंने क्या क्या खेल नहीं खेला है। सतयुग की पूजनीय नारी को कलयुग में ला धकेला है। सतयुग की पूजनीय नारी को कलयुग में ला धकेला है। माँ पत्नी बहन बेटी बन उसने सारे फर्ज निभाए हैं। माँ पत्नी बहन बेटी बन उसने सारे फर्ज निभाए हैं। फिर भी इस समाज ने उस पर लांछन ही लगाए हैं। फिर भी इस समाज ने उस पर लांछन ही लगाए हैं। माफी चाहती हूँ, यहाँ मैं सभी पुरुषों की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ असभ्य पुरुषों ने उसको देह मात्र ही माना है। कुछ असभ्य पुरुषों ने उसको देह मात्र ही माना है। अपनी अंगसैया से ज्यादा और नहीं कुछ जाना है। अपनी अंगसैया से ज्यादा और नहीं कुछ जाना है। इस कलयुग समाज में वो हर रोज ही लूटी जाती है। इस कलयुग समाज में वो हर रोज ही लूटी जाती है। देह भर ही नहीं उसकी आत्मा भी रोंदी जाती है। अरे इतने पर भी नहीं होती मानवता शर्मसार।
अरे इतने पर भी नहीं होती मानवता शर्मसार। ये सब देख घायल वित्वलित 21वीं सदी ही कर बैठती है चित्कार। कलयुग की निष्ठुर मानव को देती है फटकार और बार बार कहती है ये पुकार, उत्तर आधुनिकता के साथ साथ मानवता को भी स्वीकार। उत्तर आधुनिकता के साथ साथ मानवता को भी स्वीकार। मेरी अगली कविता का शीर्षक है लेखनी। इस कविता में मैंने श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग की स्थिति को दर्शाया है, क्योंकि आज पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी के दौर से गुजर रहा है। हम सभी के जीवन को उसने प्रभावित किया है, किंतु श्रमिक वर्ग के जीवन को उसने बहुत अधिक प्रभावित किया है। वो जिन समस्याओं से, जिन स्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, मैंने अपनी इस कविता में उन्हीं समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया है। कविता का शीर्षक है लेखनी। लेखनी के पंख गीले हैं अभी, लिख ले तू जो कुछ भी लिखना चाहे लिख। हो सके तो कुछ दबे एहसास लिख, हो सके तो कुछ दबे एहसास लिख, हास में डूबा हुआ इतिहास लिख। दिल में जो दफना है वो व्याघात लिख, लिख सके तो खुल के तू हर बात लिख। हो सके तो भूख की आवाज लिख, सूने पड़े चूल्हे की सूखी राख लिख। भूख से व्याकुल वो जो है रो रहा, हाथ में खाली कटोरा ढो रहा। हो सके तो उसमें कुछ तू भात लिख, लिख सके तो नून रोटी दाल लिख। चल पड़े लाखों मुसाफिर साथ में, था भरा आंसू जो उनकी आंख में। भीगे नैनों का रुदन अल्फाज लिख, लिख सके तो उनकी टूटी आस लिख। है अकिंचन चिन्ह चरणों के यहाँ, चोट से घायल है कदमों के निशान। टूटे छालों का बहता मवाद लिख, दर्द से निकला हुआ वो आह लिख। हो सके तो उनके वो जज्बात लिख, फाक में बीती वो काली रात लिख। लिख सके तो ऐसी कोई गात लिख, भेदे जो सबके हृदय वो बात लिख। जो हिला दे सत्ता की हर कुर्सियां, हो सके तो ऐसे कुछ अपवाद लिख, हो सके तो ऐसे कुछ अपवाद लिख। मेरी अगली कविता का शीर्षक है तलाश अभी जारी है। इसमें मैंने उन स्त्रियों की स्थिति को दिखाया है जो अभी भी संघर्षरत हैं। 21वीं सदी में रहते हुए भी, इतनी वैज्ञानिक शैक्षिक प्रगति उन्नति करते हुए भी उन्हें तमाम तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। वो अभी भी आज के दौर में रहते हुए भी अपने अस्तित्व को तलाश रही हैं और उनकी तलाश अभी पूरी नहीं हो रही है। तो मेरी कविता का शीर्षक है तलाश अभी जारी है। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं और कहाँ हूँ? क्या मैं कोई वस्तु हूँ या बेजुबान पशु? जब मैं खोजती हूँ स्वयं को अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच, पाती हूँ कहीं नहीं मैं, कुछ भी तो नहीं मैं, बस एक अदृश्य की तरह बिखरी पड़ी हूँ पूरे घर में। फिर चाहे किचन हो या बाथरूम, बेडरूम हो या ड्राइंग रूम, घर का कोना कोना भरा पड़ा है मेरे स्पर्श से। फिर भी मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। क्या बस इतनी सी ही है मेरी हैसियत? आखिर क्या है मेरा वजूद? क्या है मेरी अस्मिता और पहचान? आखिर कब मिलेगा मुझे मेरा स्थान? इन्हीं सवालों के लिए मैं भटक रही हूँ सदियों से, ऐसे ही किसी शून्य में अपने अस्तित्व को पाने की चाह लिए। पर खत्म ही नहीं होती मेरी ये तलाश, मेरी तलाश अभी जारी है। धन्यवाद। सर इजाजत हो तो एक कविता और सुनाऊं? अभी मनोरमा जी थोड़ा जल्दी में हैं हम लोग, और लाल जी को किसी मीटिंग में आना है, लाल बहादुर पुष्कर जी को। तो अगली ये जो प्रक्रिया काव्य पाठ की शुरू हुई है निरंतर जारी रहेगी, मौका आपको निरंतर मिलता रहेगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने तमाम मानवीय मुद्दों पर अपनी काव्य प्रस्तुति के माध्यम से हम जितने मनुष्य थे और उससे बेहतर मनुष्य बनाने के लिए प्रेरित किया है। तो हमारे मध्य में अगले कवि हमारे भाई मित्र, कह सकते हैं छात्रावास के सखा, परम प्रिय श्री लाल बहादुर पुष्कर जी उपस्थित हैं, और वो इस समय सहायक कर आयुक्त हैं
मुंबई में इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, मुंबई में वो IRS की सेवा में हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हैं, और वो सामाजिक प्रतिबद्धता रखने वाले एक बेहतरीन सुलझे हुए इंसान हैं। मैं उन्हें बहुत लंबे समय से जानता हूं, हम दोनों लोग कावेरी में काफी लंबे समय तक रहे हैं और निरंतर वो सक्रिय रहने वाले व्यक्तित्व हैं। तो मैं अगली प्रस्तुति के लिए अपने प्रिय मित्र और साथी श्री लाल बहादुर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से हम सबके जो मन को जो रसानंद मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, उसका और परिमार्जन करें, उसको और एक नई ऊंचाई दें। प्रिय श्री लाल बहादुर पुष्कर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। पुष्कर जी। धन्यवाद सर, इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। यस सर। बाकी और लोग जो प्रमिला मैम, भारद्वाज सर, त्रिपाठी सर, बाकी और जो हमारे साथी लोग कविता पाठ करने वाले हैं या कर चुके हैं, उनको भी सादर प्रणाम। और जो विद्यार्थी गण गार्गी कॉलेज के जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि सर ने मेरे बारे में बता दिया है आपने, तो मैं अपने बारे में ज्यादा ना बताऊंगा, लेकिन मैं एक बताऊंगा कि साहित्य से रुचि मेरी कैसे। मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी रहा हूं, आप जानते ही हैं। जी जी। और आप जैसे लोगों का साहित्य से जुड़ाव रहा है, तो सानिध्य जैसे होता है ना, सत सुधरे सत संगत पाई, तो आप लोगों के सत्संगत में मैं भी कुछ साहित्य से मेरा जुड़ाव हुआ और थोड़ा बहुत लिखने लगा। और उस दौरान मैं भी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अपने डिपार्टमेंट में काव्य पाठ वगैरह भी कराता था हर शनिवार को, तो उससे भी जुड़ाव था। और गांधी प्रतिष्ठान में भी जाता था। तो मैं कुछ ऐसी कविताएं लिखता हूं जो समाज से सरोकार रखती हैं। हालांकि कविताएं तो वहीं से जुड़ती हैं, निकलती हैं जो आप अपना देखते हो, समझते हो। एक लाइन ये है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। मैं अक्सर बताता हूँ मित्रों से, जब बात करता हूँ, जब कभी कोई साहित्य गोष्ठी होती है, कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, ये महज एक विज्ञापन है। तो साहित्य में मैंने वो सारी चीजें, मेरा चूंकि सिविल सर्विसेज से तैयारी करता था, तो मेरा एक लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, तो साहित्य की कुछ बारीकियां मैंने उस समय समझी और कुछ पत्रिकाएं पढ़ी, बहुत सारे राइटर्स को इस बीच में पढ़ा, तो कुछ कुछ मेरी साहित्य में रुचि है और मैं लिखना शुरू किया। आज के समाज में लिखा है कि आज जो नई पीढ़ी आ रही है और संयुक्त परिवार विकसित होकर के शहरों में जाके बस रही है, तो उस पर मैंने 4 लाइन लिखा है कि पुराने किवाड़ों की कुंडियां अब कमजोर हो गई, पुराने किवाड़ों की कुंडियां अब कमजोर हो गई हैं, खिड़कियां बंद कर लो। हवाओं में अब वो खुशबू नहीं रखी, हवाओं में अब वो खुशबू नहीं रही, क्योंकि गांवों को घेर रखा है चारों तरफ से शहरों से उठते हुए धुंधों ने। शहरीकरण बढ़ता है तो शहरीकरण के अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। उस पे कि शहरों से उठते हुए धुंधों ने, सुना है या पपीहा भी, सुना है या पपीहा भी रट नहीं लगाता है बारिश की पहली बूंद के लिए। शहरीकरण बढ़ता है तो हमारा प्राकृतिक एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। सुना है या पपीहा भी रट नहीं लगाता है बारिश की पहली बूंद के लिए। पुराने मकानों में रहने की आदत अब खत्म हो गई जी। पुराने मकानों में रहने की आदत अब खत्म हो गई। नई पीढ़ी ने एक नया घर बनाया है जी। नई पीढ़ी ने एक नया घर बनाया है, जिसमें एक ही कमरा है सिर्फ अपने लिए। ये मेरी एक संक्षिप्त कविता है। अब मैं एक दूसरी कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैंने इसमें फोकस किया है जो हमारा मजदूर वर्ग है। मजदूर वर्ग हमेशा काम करता है, जो लेबर वर्ग है हमारे घरों में काम करता है, ईंट भट्टों पे काम करता है। तो बेसिकली मैंने उनको फोकस किया है जो ईंट भट्टों पे काम करते हैं। दूसरों का घर बने आलीशान, दूसरों का घर बने आलीशान, इसलिए ईंट भट्टों के बगल बड़े बड़े गड्ढे खोद आया हूँ। मिट्टियां निकालने के लिए वो मजदूर गड्ढा खोदता है तो ईंट बनाता है, तो हमारे मकान बनते हैं। तो कहीं अगर कहीं बिल्डिंगें बड़ी हो रही हैं
तो कहीं जमीन में भी खुदाई हो रही है, यानी कि गहराई भी बढ़ रही है, अगर कहीं ऊंचाई बढ़ रही है। दूसरों का घर बने आलीशान, इसलिए ईंट भट्टों के बगल बड़े बड़े गड्ढे खोद आया हूं, जब खोदते खोदते खत्म हो मेरा शरीर, जब खोदते खोदते खत्म हो मेरा शरीर और आसपास की मिट्टियां। और जो मजदूर बेचारा काम करता है, उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, वो एकदम दुबला पतला, वो अपने शरीर को बर्बाद कर देता है। नॉर्मल जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है 70 साल है, 65 साल है, वो मजदूर बेचारा 40, 45, 50 में ही अपने आप को खत्म कर देता है। जब खोदते खोदते खत्म हो मेरा शरीर और आसपास की मिट्टियां, इसलिए अपना कब्र पास में ही खोद आया हूं। लाख मना ले जमाना छुट्टियों पे छुट्टियां, लाख मना ले जमाना छुट्टियों पे छुट्टियां, इसलिए मैं अपनी छुट्टियां बेच आया। वाह। तो ये मेरी संक्षिप्त कविता है। एक कविता मैंने लिखा है कि अभी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, और जो जैसा कि पहले 2-3 कविताओं में इस चीज का जिक्र हुआ है कि हमें जो आजादी मिली है, हमें जो राजनीतिक आजादी मिली है, क्या हम वास्तव में आर्थिक और सामाजिक रूप से आज आजाद हैं कि नहीं है। हम जब आज एकता में विविधता की बात करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, और क्या कहते हैं कि लोगों में जैसे होता है ना कि अगर, जैसा मैंने अभी बताया कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, ये महज एक विज्ञापन है। मैं दुनिया का मतलब ये नहीं समझता कि जो हमारे भारत की ज्योग्राफी है या पूरे वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है, मैं इसे मानसिक स्तर से जोड़ के देखता हूं कि हमारी आपकी दुनिया ये है कि मैं अगर त्यागी सर से बात कर रहा हूं, तो और आज मैं 52 लोगों के सामने अपनी बात रख रहा हूं, तो ये मेरी 52 लोगों की दुनिया बन गई है जी। तो जो मुझे जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वो हमारी दुनिया के पार्ट हैं। सिर्फ दुनिया में जो मानसिक दुनिया में जो बदलाव हो रहा है, हम जिसके संपर्क में हैं, उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार से जो हम सेप दे रहे हैं आगे आने वाली पीढ़ी को, हम कैसा भारत छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे द्वंद्व को मैंने, एक थोड़ी सी बड़ी कविता हो गई है, थोड़ा कटाक्ष भी है, जी जी जी। उसमें मुझे लगता है स्वागत है, सरकार स्वागत, चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। हाँ। हाँ। पुरानी दकियानूसी और सड़ांध विचारों से निकल बाहर, पुरानी दकियानूसी और सड़ांध विचारों से निकल बाहर, कभी यूं ही अनमने ढंग से किसी को कटाक्ष करने के बहाने ही सही, कभी यूं ही अनमने ढंग से किसी को कटाक्ष करने के बहाने ही सही, जब टटोला जाता है उसके भीतर की आग को, जब टटोला जाता है उसके भीतर की आग को, और जबरदस्ती अपने सोच, जबरदस्ती अपनी सोच को जो बन चुका है फोड़ा और टपक रहा है मवाद, यानी कि जो गंदे विचारधारे वाले हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, मैं उन पे बोल रहा हूं। जो टटोला जाता है उनके भीतर की आग को, और जबरदस्ती अपनी सोच को जो बन चुका है फोड़ा और टपक रहा है मवाद, जो कि खतरनाक है स्वयं उनके लिए भी और उनके परिवेश के लिए भी, जो कि खतरनाक है स्वयं उनके लिए भी और उनके परिवेश के लिए भी, को थोपने का प्रयास करना, यानी अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास करना, और रखना उन सारे निरर्थक तथ्यों को बड़ी ही तर्कपूर्णता से, और रखना उन सारे निरर्थक तथ्यों को बड़ी ही तर्कपूर्णता से, और देना मिसाल सामूहिक अतीत का कि भाई अरे हम लोग तो सब लोग मिलके आजाद किए हैं, हम लोग भाई हैं, हमारा हित आपका हित, इस तरीके से जो सामूहिक अतीत का मिसाल देते हैं, और देना मिसाल सामूहिक अतीत का जिसे समाज ने बनाया है या दैवी, जिसे ये जो सामूहिक अतीत है ये दैवी है या समाज ने बनाया है, इसमें भी विवाद है। जिसे समाज ने बनाया है या है ये दैवी, या बहस का मुद्दा तब से ही है, या इसे जानबूझकर कुरेदा जा रहा है किसी को अव्वल साबित करने के लिए, या इसे जानबूझ के कुरेदा जा रहा है किसी को अव्वल साबित करने के लिए। यहाँ काम करता है एक प्रोटोकॉल अपनों के ही बीच, यहाँ काम करता है एक प्रोटोकॉल अपने के ही बीच, अपने अंतःकरण की भावनाओं को व्यक्त करने के बरक्स, अपने अंतःकरण की भावनाओं को व्यक्त करने के बरक्स, तुम हमसे जुदा नहीं हो, तुम हमसे जुदा नहीं हो, लेकिन तुम हम नहीं हो। ये जो भेदभाव की बात है,
इसमें हमको तो एहसास दिलाया जाता है कि भाई तुम हमारे ही अंश हो, तुम हमारे ही इतिहास वाले और हमारे जमीन के टुकड़े के हिस्से हो, लेकिन तुम हमसे जुदा नहीं हो, लेकिन तुम हम नहीं हो, ये घोट कर पिलाया जाता है हमारे साहित्यों में एक निर्विवाद, ये घोट कर पिलाया जाता है हमारे साहित्यों में एक निर्विवाद सामूहिक इतिहास लिखने का वादा करके, ये घोट कर पिलाया जाता है हमारे साहित्यों में एक निर्विवाद सामूहिक इतिहास लिखने का वादा करके। सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये हम बताएंगे तुम्हें, ये हम बताएंगे तुम्हें कि तुम्हारा इतिहास क्या है। बहुत खूब। तुम क्यों जांचोगे अपने इतिहास को गलत या सही होने का, तुम क्यों जांचोगे अपने इतिहास के गलत या सही होने का। अभी तुम्हें कितने दिन हुए सभ्यता की श्रेणी में आए। वाह, क्या बात है। इस कविता के साथ मैं अपना समापन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद लाल बहादुर पुष्कर जी, और हम आशा करते हैं कि गार्गी के डिजिटल और फिजिकल मंच पर आप जब भी समय पाएंगे जुड़े रहेंगे, और आपने अपनी कविताओं के माध्यम से जिस प्रकार मनुष्य की संवेदनाओं को और मजदूर लोग भट्टे पे काम करते हैं, किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार से अपनी जिंदगी को उन भट्टों में खपा देते हैं, आपने बहुत ही सुंदरता से बताया कि नई पीढ़ी ने अपना घर बनाया है जिसमें सिर्फ एक ही कमरा है और अपने लिए। ये जो महानगरी जीवन की जो विसंगतियां हैं, जहां अगर कोई एक मूवी आई थी अतिथि तुम कब जाओगे, तो वो वेदना और वो पीड़ा महानगरी जीवन में जीने वाले एक कमरे के मकान में रहने वाले मनुष्य की पीड़ा को आपने बखूबी अभिव्यक्ति दी है। तो आपका बहुत बहुत हृदय से आभार, गार्गी कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हिंदी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार कि आप हम लोगों के साथ निरंतर आगे भी जुड़े रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आगे जब भी आप दिल्ली कभी आएंगे, तो हम लोग जब भी कोरोना काल से मुक्त हो जाएंगे, तो हमारे छात्रों को आपका मार्गदर्शन भी मिलेगा और काव्य पाठ भी सुनने को मिलेगा। इस आशा के साथ हम पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, आपको साधुवाद देते हैं। अगली जो हमारी कवित्री हैं और इस काव्य पाठ की प्रक्रिया की दूसरी प्रस्तुति जो देने वाली कवित्री हैं, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर पूनम कुमारी सिंह जी, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ही हिंदी में एमफिल पीएचडी हैं। वो रेडियो दूरदर्शन पर कई प्रस्तुतियां अपनी देती रहती हैं और काफ़ी विस्तृत रेडियो के लिए उन्होंने लिखा है। कई पुस्तकें उनकी प्रकाशाधीन हैं और उनको रेडियो लेखन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भाषा संस्थान लखनऊ द्वारा एक 2018 में वर्ष 2018 में शब्द शिल्पी सम्मान दिया था। और वो एक बेहतरीन इंसान हैं, मैं तो उनको बड़ी दीदी कहता हूं और वो भी मुझे अपने छोटे भाई की तरह स्नेह करती हैं। तो गार्गी के इस डिजिटल मंच पर मेरी बड़ी बहन डॉक्टर पूनम सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन है, उनका स्वागत है, उनका सत्कार है कि वो अपनी वाणी से, अपने शब्द कमलों से हम लोगों का जो मन है, उस मन का जो आनंद लेने का भाव है, उस भाव को डॉक्टर पूनम सिंह जी और विस्तार देंगी। इस कामना और इस आशा के साथ मैं डॉक्टर पूनम जी को अपनी कविताएं प्रस्तुत करने के लिए, कविताएं रखने के लिए, कविताएं सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। दीदी पूनम सिंह जी। मैं सभी को प्रणाम करती हूं और प्रणाम दीदी, प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी को मैं बधाई देती हूं। गार्गी महाविद्यालय परिवार को मैं नमन करती हूं। सारे विद्यार्थियों, श्रोताओं का अभिनंदन करती हूं कि वे आज मेरे साथ इस पावन पर्व पर जुड़े हुए हैं। प्राचार्य मैम को मैं धन्यवाद करती हूं कि आज
हमें एक मंच दिया है जहां से हम आप अपनी बातों को मैं रख सकती हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक छोटे भाई श्रीनिवास त्यागी के स्नेह को नमन करती हूँ और किशोर शुक्ल जी, लाल बहादुर पुष्कर जी, मनोरमा गौतम, उदिता शर्मा, जो भी हमारे साथ आज इस काव्य मंच पर विराजमान हैं, सबको मैं नमन करती हूँ, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारे सहपाठी डॉक्टर भरत प्रसाद त्रिपाठी जी, जो एक समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, जो आज जो है बड़े गुर गंभीर भूमिका में पधारे हुए हैं, उनका भी मैं नमन करती हूँ, उनका भी अभिनंदन करती हूँ। और बिना किसी भूमिका के मैं अपनी कविताएं आपको दे रही हूँ। पहली कविता है गौरैये का आंसू। मेरी कविता का शीर्षक है गौरैये का आंसू। अजीब पेशोपेश में हूँ, अजीब पेशोपेश में हूँ, अभी अभी टपके गौरैये के इस आंसुओं का क्या करूं मैं। अजीब पेशोपेश में हूँ, अभी अभी टपके गौरैये के इन आंसुओं का क्या करूं। अंजूरी में थोड़ी देर बैठती तो सही, अंजूरी में थोड़ी देर बैठती तो सही, आंगन में छींटा था खुद्दी किनकी, आंगन में छींटा था खुद्दी किनकी, तुलसी की छाया में रखा था कोहा भर पानी, तुलसी की छाया में रखा था कोहा भर पानी। अनादर तो कभी नहीं किया, अनादर तो कभी नहीं किया, नहीं तरेरी थी आंखें, फिर क्यों अनकहे हो गई फुर, फिर क्यों अनकहे हो गई फुर। हस्तरेखाओं के मकड़जाल में उलझे, हस्तरेखाओं के मकड़जाल में उलझे इन अश्रु कणों का मैं क्या करूं। सूर्य को दूं अर्घ या सोनार को दूं अंगूठी में जड़ दे, सूर्य को दूं अर्घ या सोनार को दूं अंगूठी में जड़ दे। दोपहरी सी जलती हथेली में सूखने दूं, दोपहरी सी जलती हथेली में सूखने दूं या उंगलियों की अलगनी पर टांग दूं। आज तुमने नहीं गाए प्रभाती संध्या गीत, आज तुमने नहीं गाए प्रभाती संध्या गीत, नहीं ठकठकाए मेरे खिड़की दरवाजे। ओ मेरी गौरैया, तुम्हारी अनुपस्थिति भीतर ही भीतर दरका रही है मेरी नींव। ओ मेरी गौरैया, तुम्हारी अनुपस्थिति भीतर ही भीतर दरका रही है मेरी नींव। एक उदास दिन का टुकड़ा, एक उदास दिन का टुकड़ा मेरे हाथों में टहका कर सुलगा कर क्यों चली गई गौरैया। एक उदास दिन का टुकड़ा मेरे हाथों में टहका सुलगा कर क्यों चली गई गौरैया। गठरी सा खुलकर बिखर गया है दिन, तुम होती तो समेटती। सुन रही हूं उनके तालिबानी आदेश की मुनादी, सुन रही हूं उनके तालिबानी आदेश की मुनादी। गौरैये पर सिर्फ मेरा हक, गौरैये पर सिर्फ मेरा हक, मेरे हरम का साजो सामान गौरैया, मेरे हरम का साजो सामान गौरैया। इनकी आंखों में बहता रहेगा दरिया, इनकी आंखों में बहता रहेगा दरिया, जब तक दुनिया है जंग का मैदान, जंग का मैदान, जब तक दुनिया है जंग का मैदान। जानना चाहती हूँ कहाँ से आई थी गौरैया,
जानना चाहती हूँ कहाँ से आई थी गौरैया, अफगानिस्तान, सीरिया, डकाऊ कंसंट्रेशन कैंप या बर्लिन बॉम्ब्ड चर्च, या मेरे देश गांव से? कहाँ से आई थी गौरैया, अफगानिस्तान, सीरिया, डकाऊ कंसंट्रेशन कैंप या बर्लिन बॉम्ब्ड चर्च, या मेरे देश मेरे गांव से? देने आई भी तो लता पता विहीन आंसू, देने आई भी तो लता पता विहीन आंसू, वैश्विक पटल पर से क्यों लुप्त हो रही हैं गौरैया? वैश्विक पटल पर से क्यों लुप्त हो रही हैं गौरैया? ये नृशंस अत्याचारों की गाथा है आंसू, या मुझसे बिछड़ने का उसे है कोई दुख? ये नृशंस अत्याचारों की गाथा है ये आंसू, या मुझसे बिछड़ने का है कोई दुख? गौरैया, तुम्हारी अनुपस्थिति में शरशैया पर लेटी हूं मैं। गौरैया, तुम्हारी अनुपस्थिति में शरशैया पर लेटी हूं मैं। हथेली पर गरजते इस समुद्र को मैं देना चाहती हूँ नई पृथ्वी। हथेली पर गरजते समुद्र को मैं देना चाहती हूँ नई पृथ्वी। मुझे उठाओ तो सही, इतिहास की चरण पादुका में स्थापित कर पूजती रहूंगी तब तलक, जब तक नहीं खिल जाते पारिजात। इतिहास की चरण पादुका में स्थापित कर पूजती रहूंगी तब तलक, जब तक नहीं खिल जाते पारिजात, नहीं हो जाता जनतंत्र जागृत। मेरे गांव में कभी बहती थी नदियां, मेरे गांव में कभी बहती थी नदियां, होते थे पोखर तालाब, जिनके किनारे चुपचाप बड़ी सीपियां रहती थी मुझसे बतियाती। घोघे पुकारते थे मेरा नाम, सूखती नदी तालाब में प्रक्षालित करना चाहती हूँ। सूखती नदी तालाब में प्रक्षालित करना चाहती हूँ मैं तुम्हारे आंसू। खदान गिरोह की मुझ पर है निगाह, खदान गिरोह की मुझ पर है निगाह। मेरी गर्दन पर रखा है पहटा गड़ासा, मेरी गर्दन पर रखा है पहटा गड़ासा। मेरी हथेली से छीनने को आमादा हैं तुम्हारे घिघियाते आंसू। मेरी हथेली से छीनने को आमादा है तुम्हारे घिघियाते आंसू। सिरिंज से खींच रहे हैं वे मेरी मुट्ठियों की उत्तेजना, सिरिंज से खींच रहे हैं वे मेरी मुट्ठियों की उत्तेजना। अब तुम ही बताओ गौरैया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बहुत खूब, बहुत सुंदर। मेरी दूसरी कविता है बौराई स्त्री। बौरा गई हूँ भाई, बौरा गई हूँ भाई, मुझे चारों ओर ढोंग ढोंग सुनाई दे रहा है। बौरा गई हूँ भाई, मुझे चारों ओर ढोंग ढोंग सुनाई दे रहा है। चाहे तो पत्थर मारो मेरे सटके दिमाग पर, चाहे तो पत्थर मारो मेरे सटके दिमाग पर। सदियों का राज्याभिषेक, सदियों की तपस्या का राज्याभिषेक, और मुझे सिर्फ गायन गौनी का न्योता। सदियों की तपस्या का राज्याभिषेक और मुझे सिर्फ गायन गौनी का न्योता। हम काहे गाएं कीर्तन, हम काहे गाएं कीर्तन, कजरी ठुमरी पर हुमुक थिरकता है मन। हम काहे गाएं कीर्तन। मुंह से जाबा छोड़ कर फेंक दिया है गढ़ई तलैया में, मुंह से जाबा छोड़ कर फेंक दिया है गढ़ई तलैया में। जग भर फैले प्रपंच को मैं चाभ रही हूँ,
मुंह जग भर फैले प्रपंच को मैं चाभ रही हूँ। मुझे सब कुछ उल्टा पुल्टा सुनाई दे रहा है। गांव मुझे तड़ी पार कर चुका है। गांव मुझे तड़ी पार कर चुका है। मैं चौराहे पर मरी तितलियों कोपल को गोद में उठाए कहाँ जाऊं भाई, बताओ तो कोई रास्ता। मैं चौराहे पर मरी तितलियों कोपल को गोद में उठाए कहाँ जाऊं, बताओ तो कोई रास्ता। राजमार्ग ने कहा आओ, राजमार्ग ने कहा आओ तुम्हें नगर ले चलते हैं। हटो पगडंडी हटो। बौराई स्त्री मेरा है शिकार। बौराई स्त्री मेरा है शिकार। खेत ने कहा बचना चाहती हो। खेत ने कहा बचना चाहती हो तो मुझे ओढ़ लो। कौआ हकनी बन रखवाली करना मेरे खेत की। खेत ने कहा बचना चाहती हो तो मुझे ओढ़ लो। कौआ हकनी बन मुझे रखाना। सच्ची बौरा गई हूं भाई। चाहती हूं ग्लोब सा धरती को उठा उठा के पटकूं। चाहती हूं धरती को उठा उठा के पटकूं ताकि बह जाए आतंक अन्याय हिंसा। मैं रसोई सा साफ सुथरा धरती चाहती हूँ। मैं रसोई सा साफ सुथरा धरती चाहती हूँ जिस पर अग्रासन देते मेरा मन हंसे और पिछली टिकरी रोटी का कौरा देते मेरा पेट हंसे। दुनिया की गिरह कट्टई काट रही हैं हमारी जेबें हमारे सपने। दुनिया की गिरह कट्टई काट रही हैं हमारी जेबें सपने। मेरे आस पास लोग कान की मशीन बेच रहे हैं। मेरे आस पास लोग कान की मशीन बेच रहे हैं। भाई मुझे बहरा रहने दो। कम से कम देख पा रही हूँ सुन पा रही हूँ धरती का कटता कलेजा। कम से कम देख पा रही हूँ धरती का कटता कलेजा और उसमें समाती सीता। अपने भीतर हहरते पाताल लोक को सुन पा रही हूँ। भाई बौरा गई हूँ मैं। चाहे तो पत्थर मारो मेरे सटके दिमाग पर। मेरी एक छोटी सी कविता है जी जी। उसका संबंध अवध की संस्कृति से है और साहित्य में पलाश वृक्ष का बड़ा महात्म्य है जी। ये हमारा सांस्कृतिक पेड़ है जिस तरह से पीपल बरगद को माना जाता है और अवध की संस्कृति में पलाश के बिना कोई धार्मिक सामाजिक आयोजन नहीं हो पाता है। इसके कुछ ऐसे सामाजिक मान्यताएं हैं और इतना इसका महत्व है कि कहते हैं कि अगर कोई बहुत निर्धन पिता है तो उसके पास अगर कुछ भी नहीं है तो पलाश का पत्ता हाथ पे रख करके वो भी वो कन्या दान कर सकता है। और हमारे यहाँ जब कुंवारेपन जब शादी के पहले का जो आयोजन होता है कोहरत का भात जिसमें 7 कन्याएं बैठती हैं कुंवारी कन्याएं और उसके बाद फिर विवाह का आयोजन शुरू होता है तो उसका ये बड़ा खूबसूरत सा एक जो है आयोजन होता है कोहरत का भात खाना। और जनेऊ संस्कार है उसका जो सन्यासी बना जो लड़का होता है वो बटुक दंड लेता है और वो केवल और केवल पलाश की लकड़ी का ही होता है। और हमारे यहाँ 7 तरह की लकड़ियों में एक पलाश की लकड़ी का होना बहुत जरूरी है। उन्हीं बहुत सारे संदर्भों को याद करते हुए मैं इस कविता को आपके समक्ष देती हूँ क्योंकि अयोध्या में और हमारे आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा पलाश का पेड़ था लेकिन जब मैं इधर कुछ दिनों बाद में मैंने देखा कि वहाँ से पलाश के पेड़ गायब हो गए हैं।
तो क्योंकि हमारी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी रही हैं, उस पूरे सांस्कृतिक पेड़ को याद करते हुए मैंने कुछ पंक्तियां आपके लिए निवेदित किया है। जी जी दीदी। जब भी पुकारा था तुम्हें पलाश, जब भी पुकारा था तुम्हें पलाश, समूचा जंगल दौड़ा चला आया था। जब भी पुकारा था तुम्हें पलाश, समूचा जंगल दौड़ा चला आया था। बसंत को कांधे पर बिठाए तुम कहाँ चले गए, तुम कहाँ चले गए। गनगनाती दोपहरी में छत्र सा तने तुम, गनगनाती दोपहरी में छत्र सा तने तुम, सूखे पत्तों से मेरे पांव गुदगुदाते, कहाँ हो बाल सखा, कहाँ हो बाल सखा। छुट्टियों में बच्चों समेत आई हूँ तुम्हारे साथ खेलने। साखू शीशम आम महुआ सब खड़े हैं, साखू शीशम आम महुआ सब खड़े हैं। तुम क्यों नहीं हो मेरे आसपास, तुम क्यों नहीं हो मेरे आसपास। अयोध्या में कहाँ से आ गई इतनी कुल्हाड़ियां, अयोध्या में कहाँ से आ गई इतनी कुल्हाड़ियां। कट गए सारे पलाश, मात्र वृक्ष नहीं हो तुम, हो कबीरा ठाठ संस्कृति दर्शन। मात्र वृक्ष नहीं हो तुम, हो कबीरा ठाठ संस्कृति दर्शन। सीता मैया की सुंदर हथेली से तुम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तुम्हारी जिस दुनिया में, दुनिया आपने सुना होगा। जी जी। तुम्हारे दुनिया में तुलसीदास पीते रहे रामामृत, संपूर्ण अमंगल के विरुद्ध रच दी मंगल रामायण। तुम्हारे बिना दीन पिता कैसे कर पाएगा कन्यादान। कहाँ से आएगा जनेऊ संस्कार का बटुक दंड, कहाँ से आएंगी समिधा की लकड़ियां। तुम्हारे पत्तल बिना कुंवारी कन्याएं कैसे जीमेंगी कोहरत का भात। संपूर्ण अमंगल के विरुद्ध रच दी मंगल रामायण। तुम्हारे बिना दीन पिता कैसे कर पाएगा कन्यादान। कहाँ से आएगा जनेऊ संस्कार का बटुक दंड, कहाँ समिधा की लकड़ियां। तुम्हारे पत्तल बिना कुंवारी कन्याएं कैसे जीमेंगी कोहरत का भात। सरयू के कोप से बचाना है तुम्हें गांव। अयोध्या में लौटना होगा तुम्हें पलाश। सरयू के कोप से बचाना है गांव। अयोध्या में तुम्हें लौटना होगा पलाश। राम सीता और सरयू की खातिर सिर्फ पेड़ नहीं हो तुम, पुरखा पुरनिया हो मेरे तुम। पलाश हमारे पुरखा पुरनिया हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इन कविताओं के माध्यम से हम सब लोगों को मीरा की भी याद दिला दी कि किस प्रकार से बौराई स्त्री की चर्चा करके, तो वो मीरा जी कहती हैं कि लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासिरे। तो जो बौराई स्त्रियां हैं कहीं ना कहीं मीरा की जो चेतना है उस चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में हमें दिखाई पड़ती हैं। वो कीर्तन नहीं करना चाहती हैं। और आपकी जो गौरैया के आंसू कविता है, वो गौरैया की जो पीड़ा है, जो लुप्त होते हुए हमारे पशु पक्षियों की जो पीड़ा है, उसके माध्यम से जो दुनिया का विकास है, उस दुनिया के विकास की जो विडंबना है, उस विडंबना को आपने बड़ी ही सहजता और मार्मिकता से छोटा कीजिए, निवेदन आपसे है, छोटा कीजिए, कम कीजिए, समय बहुत निकल गया है। जी सर अभिव्यक्त किया है। तो एकदम बिना किसी विलंब के तुरंत पटाक्षेप कीजिए कार्यक्रम का, 2 बज गया है, इसका ध्यान रखिए। जस्ट अभी हमारे बीच में अध्यक्ष जी का आदेश है और बड़े भाई प्रोफेसर भरत जी का आदेश है कि तत्काल इसको पटाक्षेप किया जाए। उससे पूर्व में अध्यक्ष जी को बुलाने से पहले
जी जी। हमारे बीच में डॉक्टर मंदाकिनी मैम उपस्थित हैं, रामदर्शन यादव जी जो हमारे बड़े भाई हैं वो उपस्थित हैं, कृष्णा मीना मैम उपस्थित हैं, शशि मैम उपस्थित हैं, आशा मीना मैम उपस्थित हैं। तो मैं अध्यक्ष जी को बिना किसी भूमिका के बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारा जो अध्यक्ष जी के साथ बड़ा लंबा रिश्ता है। मैं 1999 में एमए के छात्र के रूप में जेएनयू में आया था और उस कालखंड से लेके आज तक मैं उनको अपने बड़े भाई के रूप में, एक बेहतर कवि के रूप में जानता रहा हूं। और आजकल समकालीन कविता, कहानी और आलोचना में वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, एक दृष्टि रखते हैं, एक नई सोच रखते हैं। इसी परिचय के साथ, क्योंकि अध्यक्ष जी का आदेश है कि उनका विस्तृत परिचय मैं न पढ़ूं, अध्यक्ष जी को निवेदन करता हूं कि मेरे बड़े भाई प्रोफेसर भरत प्रसाद जी अपनी कविताओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को तत्काल पटाक्षेप की ओर ले जाएं। प्रोफेसर भरत प्रसाद जी सादर आमंत्रित हैं। जी, मैं बीच में हस्तक्षेप करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि वाकई बहुत विलंब हो चुका है। अध्यक्षता में सर इतना अधिकार रहता है। अध्यक्षता का मतलब है कि सर्वाधिकार सुरक्षित रहता है आपके पास। मैं पूरा कोशिश में लगा था कि यह कार्यक्रम 2 बजे ठीक समाप्त हो जाए, क्योंकि पहले ही हो जाए, लेकिन बहुत विलंब हो चुका है। और मैं यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में, काव्य गोष्ठी में उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के मैं केवल एक कविता का पाठ करूँगा। 2 कविताओं का समय मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। जी 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 सर। और यह कविता छोटी कविता है, ये कविता छोटी कविता है और बस आप लोगों के बीच में इस कविता को रखते हुए मुझे खुशी होगी। ये कविता है बगावत के शिल्प में। बगावत के शिल्प में छोटी कविता है ये। अट्ठहास करता है अंधकार, अट्ठहास करता है अंधकार, रात आने पर नहीं, चुप्पी छा जाने पर। अट्ठहास करता है अंधकार, रात आ जाने पर नहीं, चुप्पी छा जाने पर। घिरने लगता है धुआं, घिरने लगता है धुआं, आग बुझ जाने पर नहीं, विचार मर जाने पर। नाचने लगती है मौत, हिंसा के कारण नहीं, नाचने लगती है मौत, हिंसा के कारण नहीं। जब अपनी मौत मृत्यु और दूसरों की मौत तमाशा बन जाती है, जितना जल्दी हो सके बदल डालो अपना मुर्दापन। बस यही एक कविता आप लोगों के बीच में रखने की इच्छा थी, क्योंकि समय आगे बहुत विलम्ब हो चुका है। फिर कभी गार्गी कॉलेज अगर मुझे अवसर देगा तो अलग से हम और समय दे करके अपनी कविताओं का और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ, क्षमा प्रार्थना सहित विदा ले रहा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर संभव हो तो एक कविता और सुनाइए, अगर समय हो तो। आपके पास बहुत गुरु दायित्व है, अध्यक्षी दायित्व, अगर संभव और समय हो तो एक कविता पाठ और कीजिए। हमारा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है। चलिए, आप मेरे प्रिय भाई हैं तो निवेदन तो मैं स्वीकार कैसे कर सकता हूँ, ये तो आदेश की तरह मैं मान लिया हूँ। आदेश में दे नहीं सकता। आइए, एक कविता है अनर्थ का अर्थ। अनर्थ का अर्थ, ये कविता देखिए। जी जी सर। वे बड़े सियाने जादूगर, वे बड़े सयाने जादूगर, वे कलाबाज, वे महामहिम, वे सोच समझ में परम सिद्ध, अपनी करनी में महागिद्ध, वे भव्य सभ्य, वे नहीं चाहते कोई भी उनकी सच्चाई जान सके या समझ सके उनकी बातें। उनका अंतर्मन महाशून्य, उनका अंतर्मन महाशून्य, जिसमें प्रकाश का नाम नहीं, जिसमें पलक है अंधकार, है घना वृक्ष ओछेपन का, फल फूल रहा भीतर भीतर, शाखाएं विकृत स्वार्थों की फैली हैं नस नस के अंदर, काले काले कांटे असंख्य, काले काले कांटे असंख्य हैं उगे हुए उनके ऊपर। यह बड़ा पुराना जहर, यह बड़ा पुराना जहर वृक्ष, लाचार मूक आहत अतीत के
अस्थिमांस मज्जा में फंसकर सोख रहा सारी ऊर्जा। जिंदा है आदिम लाशों पर, सदियां आई सब बीत गईं, शासन समाज भी बदल गया, पर ये मायावी रूप बदलकर, रंग बदलकर, 100 कातिल ढंग बदलकर अब तो भीषण दहशत बनकर हम सब में भी जिंदा है। वे मानव है, इंसान नहीं। वे सिर वाले पशु पूंछहीन, वे भाव शून्य है दिल इनका पर भाव शून्य। अपनी आत्मा के हत्यारे, रोम रोम से जहरीले, ये निकल जन पर पूर्वक कब्जा कर उनका तन मन विधिवत पंग बनाकर करते हैं अधिकार समूचे वर्तमान पर। है वक्त इन्हीं का, दौर इन्हीं का। जान सको तो जानो, अब पहचान सको तो पहचानो, वरना वह दिन दूर नहीं जब आसमान भी इनकी काली करतूतों से कई युगों तक ढंक जाएगा। बांझ रहेगी धरती उम्दा इंसानों से, बांझ रहेगी धरती उम्दा इंसानों से। दिशा दिशा से अंधीन मार्मिक विलाप की केवल हाहाकार उठेगी, केवल हाहाकार उठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे आपका हम निरंतर मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त करते रहेंगे इस कामना और इस आकांक्षा के साथ मैं पुनः आपको गार्गी कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हिंदी परिवार की ओर से, हिंदी मतलब विभाग की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गार्गी कॉलेज ने आमंत्रित किया कि मैं कुछ बता सकूं, कविता पढ़ सकूं। इसके लिए गार्गी कॉलेज का प्राचार्य महोदय का, प्रिय भाई श्रीनिवास त्यागी जी का बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। जी सर जी, आपका नमस्ते। भारत जी आपका भी जी। अभी हमारे बीच में सुमनलता मैम भी जुड़ी थी, वो शायद छोड़ के जा चुकी हैं और हमारे बीच में डॉक्टर शशि त्यागी मैम है। तो जैसे ही हम अपने कार्यक्रम का अंत की ओर ले जा रहे हैं तो मैं डॉक्टर शशि त्यागी मैम से निवेदन करता हूं कि मैम हम लोगों को आशीर्वचन के रूप में कुछ अपनी बात रखें और हमारा मार्गदर्शन करें कि कैसे निरंतर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी विभाग अपने कार्यक्रम करता रहे। तो मैं डॉक्टर शशि त्यागी मैम से सादर दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि मैम आप हमें अपना आशीर्वचन दें। उसके बाद डॉक्टर मीना मैम से मैं निवेदन करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करेंगी। डॉक्टर मीना मैम, शशि त्यागी मैम, सादर प्रणाम मैम। प्लीज मैम कुछ हम लोगों को मार्गदर्शन कीजिए। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो गार्गी कॉलेज के हिंदी विभाग ने ये कवि सम्मेलन का आयोजन किया है वो उससे मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं आशा करती हूँ कि फ्यूचर में भी ये लोग ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि हम जैसे लोग जो थोड़ा कम हिंदी बोलते हैं या कम हिंदी सुनते हैं या पढ़ाते हैं उनको भी हिंदी सुनने में, और जो जितने ही यहाँ पे कवि और कवित्रियों ने अपनी पोएम सुनाई मैंने उनको बहुत एंजॉय किया। कुछ हमारे जवानों के ऊपर थी, कुछ हमारे पलाश के पौधे और कुछ हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई थी। मैं उन सभी अपने गेस्ट स्पीकर्स का धन्यवाद करती हूँ जो वो यहाँ आए और उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया। स्पेशली भरत जी, मनोरमा जी, उदिता जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, मुझे जो भी नाम है यार, लाल बहादुर पुष्कर जी, हाँ। मैंने बहुत एंजॉय किया और मैं सब उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप गार्गी कॉलेज के डिजिटल मंच में आपने हमारे कवि सम्मेलन में पार्ट लिया। एंड आई कांग्रेचुलेट द गार्गी कॉलेज, द प्रिंसिपल and the organizer Dr. Srinivas Tyagi, Dr. Meena Kumari and also all the participants who took part in this program. Thank you very much. एक कविता भी सुना दीजिए छोटी सी प्लीज। टाइम बहुत कम है, भरत जी ने बोला है। भरत जी छोड़ के जा चुके हैं मंच को। भरत जी ने कहीं दूसरी जगह समय दे रखा था तो वो लग रहा है छोड़ के जा चुके हैं। अब कोई ऐसा बंधन नहीं है। अभी हमारी अध्यक्ष, हमारी प्रिंसिपल मैम है प्रोमिला मैम, तो मैं समझता हूँ प्रोमिला मैम की पोएम सुनना चाहूंगी। प्रोमिला मैम भी चाहेंगी कि आपकी कुछ कविताएं सुने। बहुत दिन हो गए आप। प्रोमिला मैम से बोलो, मैं फिर सुनाऊंगी। ओबीसी ने बहुत उलझा के रखा हुआ है, कविता में नहीं होता। प्लीज मैम आप एक कविता अगर थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर लिखेंगे, फिर सुनाएंगे। जी थैंक यू मैम।
तो अभी थैंक मैं यू, बहुत बढ़िया रहा डॉक्टर त्यागी जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। जी जी और जी मैम, मीना मैम को मैं आमंत्रित करता हूँ। जी जी मैम, आपने डॉक्टर बोलिए मैम। शशि त्यागी को बुला के मिलवा दिया, इसके लिए शुक्रिया। हेलो मुझे डॉक्टर बहुत त्यागी। अच्छा लगा आपको देखकर डॉक्टर कुमार, मुझे रियली में बहुत अच्छा लगा। मैं तो इन अपॉर्चुनिटीज को मतलब यूज करना चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट आपको देख सकूं इस कोविड लॉकडाउन में। रियली में यही अच्छा करते हैं, हम लगा। स्क्रीन पे ही देखते हैं एक दूसरे को बस। नहीं, पर ये बहुत अच्छा हुआ, इंडिपेंडेंस डे पे प्रोग्राम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी। रियली थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। इसमें प्रमिला मैम का हमें हमेशा सपोर्ट रहता है, मनोबल बढ़ाती रहती हैं और कभी मना नहीं करती हम लोगों को। तो विशेष रूप से मैम को मैं मतलब हृदय से मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हिंदी परिवार की ओर से भी देता हूं। अभी कार्यक्रम का जो पूरा समापन की ओर अग्रसर है कार्यक्रम, तो इसके लिए मैं डॉक्टर मीना मैम को निवेदन करता हूं कि वो हिंदी विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर मीना मैम, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। जी मैम। जी 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 जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, शशि मैम, श्रीनिवास जी, कार्यक्रम में आए सभी कवि मित्र, विद्यार्थी, गार्गी कॉलेज के सभी शिक्षक, आप सभी सम्मानित बुद्धिजनों को स्वाधीनता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस काव्य पाठ के लिए सर्वप्रथम मैं गार्गी कॉलेज और अपने विभाग की ओर से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर भरत प्रसाद त्रिपाठी जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सर, आपने जिस सहज भाव से हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गार्गी परिवार की तरफ से काव्य पाठ में आए हुए सभी कवियों का, भरत जी, किशोर जी, उदिता जी, मनोरमा जी, लाल बहादुर जी, पूनम जी, इन सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी की कविताएं एक से बढ़कर एक थी। आपने गार्गी परिवार को जो समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारी प्रिंसिपल मैम हमेशा से हिंदी विभाग की मार्गदर्शक रही हैं, प्रेरणा स्रोत रही हैं। मैम, आपका आशीर्वाद नहीं होता तो यह कार्यक्रम संपन्न नहीं होता। आप शुरू से अंत तक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही। मैम, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वैसे मैम गणित विभाग से हैं, परंतु हिंदी के प्रति इनका एक अलग लगाव है, जुड़ाव है, एक अपना अपनापन है। मैम भी बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखती हैं, क्योंकि कई बार हमने इनको सुना है। जी जी मैम, आप हमेशा इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाती रहें, हमारा मार्गदर्शन करती रहें। एक बार पुनः मैं अपने आदरणीय प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपनी शशि मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनको आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पर देखा है। और अपने हिंदी विभाग का और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर श्रीनिवास त्यागी जी का भी मैं सफल कार्यक्रम आयोजन हेतु बधाई देती हूँ। आपके प्रयासों से हमें यह सुंदर काव्य पाठ सुनने का मौका मिला। किसी भी कार्यक्रम की शोभा उसका दर्शक श्रोता होता है, उसके बिना ये कार्यक्रम सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। तकनीकी रूप से जुड़कर इस काव्य पाठ में शुरू से अंत तक सभी श्रोता जो जुड़े रहे, जिसमें विद्यार्थी भी शामिल थे, मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और अंत में मैं एक प्रसिद्ध कवि शायर राहत इंदौरी जी की कुछ पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम का समापन करना चाहती हूँ। राहत इंदौरी जी की पंक्तियां हैं। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने